भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री के विषय में कथन सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अच्छा, इसको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है। लोकसभा में बहुमत या ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति के माध्यम से। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इसको ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट, कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो हम पहले सही नहीं है उसको पढ़ देते हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ये गलत है। मंत्रियों द्वारा जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह दी जाती है, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है। तो इसमें लिखा है अधिकृत है न्यायालय, तो ये गलत है, क्योंकि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है। इसमें लिखा है कर सकता है, तो ये गलत है। अच्छा, अब कौन से कथन सही हैं? इसमें सही कथन को हम पढ़ लेते हैं। गलत कथन हमने बता दिया आपको, सही कथन देख लो। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी भी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। फिर से इसको समझेंगे। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देनी आवश्यक होगी। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। इसको ध्यान रखना, राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है या प्रधान होता है केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का? प्रधानमंत्री के दायित्वों का। अनुच्छेद 78 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व बताए गए हैं। क्या दायित्व है प्रधानमंत्री के? नंबर 1, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, राष्ट्रपति को सूचना दे। अगला है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अच्छा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है
किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ठीक, नेक्स्ट, कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से। क्वेश्चन है कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल का तात्पर्य है, मंत्रिमंडल भी इसको कहते हैं कैबिनेट को, का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उप मंत्री भी शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। क्वेश्चन को समझना, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसमें प्रधानमंत्री लिखा है, ध्यान रखना। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है, तो कथनों में जो है केवल एक कथन सही, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये कथन सही है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगर प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे प्रधानमंत्री। ध्यान रखना इस बात को, इसको समझें। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। यानी जिस सदन का वो सदस्य है वहां मतदान कर सकता है, लेकिन मतदान कर सकता है जिस सदन का सदस्य है और बोल भी सकता है, लेकिन जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां केवल बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वो वोट नहीं दे सकेंगे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति या पदोन्नति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है?
भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यानी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह आवश्यक नहीं है कि वो किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन जिस दिन नियुक्त हुआ है उसके 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से किसी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु जो है निर्धारित है 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का सदस्य होता है, तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। मनमोहन सिंह असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, मनमोहन जी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री के बारे में कथन सही है, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। नेक्स्ट, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी
किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। भारत के वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। नेक्स्ट, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है। भारत की संसद के संबंध में यह कथन गलत है, यानी सही नहीं है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है। सही क्या है संसद के विषय में? सही कथन देखेंगे संसद के विषय में। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। क्वेश्चन को समझेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट कथन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये गलत है। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र देती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये बात गलत है, क्योंकि ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है। जबकि होता क्या है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अच्छा, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये बातें सही हैं, और ये सही नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये बात गलत है। अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, 75(3) के अनुसार जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
और जो मंत्रिपरिषद जो होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसको ध्यान रखना। मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के संबंध में कथन हम देखेंगे। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कह रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये सही है। और दूसरा कथन इसमें दिया है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये गलत है। संघ के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट कथनों पर विचार करना है। तो इसमें 1 और 3 कथन सही है। इसको हम पढ़ रहे हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये कथन सही है? गलत है। ये कथन गलत है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं। तो पहला कथन गलत हो गया। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। सही है। दूसरा कथन सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। यह भी सही है। 2-3 सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। सही है। और संघीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये भी सही है। लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद के प्रति। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो वो बात है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन परिपाटी के रूप में हम इसका पालन करते हैं। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन परिपाटी के रूप में हम लोग इसका पालन करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है, इसको ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रखती है? विश्वास प्रस्ताव। संसद में विश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, विश्वास प्रस्ताव। संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। कह रहे हैं इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव जो होता है प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो आता है विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में आता है और उसको जो है विपक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा लाया जाता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रखती है। इसको ध्यान रखना।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अच्छा, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, यानी विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्ष और विश्वास प्रस्ताव रखती है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। कह रहे हैं किस सदन के सदस्यों द्वारा? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? स्पीकर की। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? स्पीकर की अनुमति की। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कम से कम 50 सदस्य। कम से कम 50 सदस्य मिलकर ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। नेक्स्ट, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है। तो अविश्वास प्रस्ताव के विषय में दोनों कथन सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित या प्रस्तुत किया जा सकता है या लाया जा सकता है। ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय करेगी संघीय संसद। इसमें विश्लेषण देख लो। हमने उत्तर बताया है संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। अब इसको समझ लो थोड़ा सा। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्य की निहारता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) का के अंतर्गत केंद्र में संसद और अनुच्छेद 191(1) का के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। ये बात बताई गई है संविधान में कि अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडलों में सदस्य की निहारता हेतु लाभ के पद का जो डिसीजन होगा केंद्र में संसद करेगी
यानी सांसदों का संसद डिसाइड करेगी और विधायकों का राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगी। ये बात इसमें बताई गई है। आगे बता रहे हैं कि विश्लेषण नंबर 2 में बताए हैं, कोई व्यक्ति संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निहार घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निहार है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1)(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार उत्तर बी सही है, विश्लेषण 2 के अनुसार उत्तर ए सही है। तो इसमें संदेह है इसका उत्तर कौन सा सही होगा, क्योंकि दोनों बातें संविधान में बताई गई हैं कि जो है केंद्र में जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करेगा और राज्य में जो है राज्यपाल करेगा राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर। लेकिन जो पहला विश्लेषण था उसके अकॉर्डिंग केंद्र में संसद करेगी और राज्य में विधानमंडल करेगा लाभ के पद का डिसीजन। तो इसको देख लेना। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इसको ध्यान रखना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इसको समझेंगे। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका बोले तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं और विधायिका की बात कर रहे हैं तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमारा था कि जो है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी लोकसभा के अधीन रहकर कार्य करती है। तो यही सही है। तो इसको ध्यान रखना कि कार्यपालिका की बात करें तो मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है, विधायिका की बात करें तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो प्रदेश के वो नेता थे कैलाश नाथ काटजू। ये जो है नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री रहे हैं। कैलाश नाथ काटजू ये मध्य प्रदेश के थे, कैलाश नाथ काटजू, और ये जो है नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री रहे हैं और बाद में रक्षा मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल जो बना है उसमें कानून मंत्री बने थे अम्बेडकर जी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, तो अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल थे कानून मंत्री, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बने थे। कह रहे हैं कि कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, जबकि इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में
बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसको ध्यान रखना, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं देवगौड़ा। 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं देवगौड़ा। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 15वें प्रधानमंत्री हैं, इसको ध्यान रखना। 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं देवगौड़ा जी, मोदी जी अपने 15वें प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं। इसमें प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल बताया है। एच.डी. देवगौड़ा 96-97 में प्रधानमंत्री रहे हैं, 96 से 97 में। चंद्रशेखर जी 90 से 91, 90 से 91 चंद्रशेखर जी रहे हैं पीएम। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक रहे हैं, 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 में रहे, 97 से 98 इंद्र कुमार गुजराल। विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये रहे हैं 89 से 90 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। कह रहे हैं कि किसने जो है राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक बार सुशोभित किया है? तो ये हैं गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री पद पर एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है। तो गुलजारी लाल नंदा है, इंदिरा गांधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं और जवाहरलाल नेहरू भी होंगे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, लेकिन इसमें गलत दिया है ऑप्शन में। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्रित्व काल में समय अंतराल नहीं था। अच्छा, समय अंतराल इनके में नहीं था, तो ये ध्यान रखना, समय अंतराल के बाद, अधिक समय अंतराल के बाद। तो जवाहरलाल नेहरू जो है लगातार बने हैं, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को इसमें सही नहीं माना गया है। जवाहरलाल नेहरू लगातार प्रधानमंत्री रहे। इसमें क्वेश्चन था कि राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद, अधिक समय अंतर के बाद जो है सुशोभित किया है। तो मतलब कुछ समय बाद जो है अपने गुलजारी लाल नंदा बने हैं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी बनी है और अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं। कुछ समय अंतराल के बाद दोबारा प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई है। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु जो है देश के बाहर हुई थी, ताशकंद में हुई थी। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति थे जो पीएम बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, चंद्रशेखर। नेक्स्ट, कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर। कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, देवगौड़ा, I.K. गुजराल और मनमोहन सिंह, ये लोग जो है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जो है राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन चंद्रशेखर जी जो है लोकसभा से ही जो है लोकसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। देवगौड़ा, I.K. गुजराल और मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से जो है सदस्य चुनकर प्रधानमंत्री बने थे। तो ये ध्यान रखना कि चंद्रशेखर जी लोकसभा से निर्वाचित होकर बने थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट,
भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए। नेक्स्ट, भारत संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह हुआ है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो भी हुआ है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। ये बात 352 में बताई गई है। अनुच्छेद 352 में बताई गई है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं वीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी। ये सब केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मनमोहन सिंह के विषय में कथन सही नहीं है कि वे जो है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह के बारे में ये कथन सत्य नहीं है कि वो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। सही क्या है? हमारे मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री रहे हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे, वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जो है वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। आईएमएफ में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, वो वित्त मंत्री रहे हैं। वित्त मंत्री रहे हैं, आईएमएफ में भारत के प्रतिनिधित्व किया है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। मनमोहन सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, ध्यान रखना, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। कथन है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कथन सही है। मंत्री नीति बनाते हैं, लोकसेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कथन सही है। कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कारण भी सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है। मंत्री नीति बनाते हैं, लोकसेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, सही है। और कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट कथन देखेंगे, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। गलत हो गया, कथन गलत हो गया, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसमें दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, तो कथन गलत हो गया। भारत संघ में मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, गलत है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये सही है। यानी कथन गलत है, कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट कथन है,
किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, सही है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, कारण उसे उप प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो कारण भी सही है, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। कथन था हमारा किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, सही है, कारण उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, कारण भी सही है। प्रधानमंत्री को जो है उप प्रधानमंत्री को राजनीतिक मतलब किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं मिलता है, मतलब प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो कथन कारण दोनों सही, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, गलत है, क्योंकि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसमें लिखा है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो कथन गलत हो गया। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है, क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत हैं। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, 1 और 2 दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट कथन देखेंगे, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, गलत, कथन गलत हो गया। ये जरूरी नहीं है कि कैबिनेट मंत्री लोकसभा का ही हो, तो कथन गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन देखो, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसमें इसको जान लीजिए, जो केंद्रीय कैबिनेट का सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, इसको ध्यान रखना। केंद्रीय कैबिनेट का सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। जो कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। और जो है कैबिनेट मंत्री लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा का भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बन सकता है, इसको भी ध्यान रखना। कैबिनेट मंत्री लोकसभा का भी व्यक्ति बन सकता है और राज्यसभा का व्यक्ति भी कैबिनेट मंत्री बन सकता है। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं कौन संविधान संशोधनों में से कौन सा बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात बताई गई है संविधान संशोधन जो हुआ है 91वां संविधान संशोधन 2003 में। 91वें संविधान संशोधन में ये बात बताई गई है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात बताई गई है 91वें संविधान संशोधन 2003 में। 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये बात बताई गई है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कह रहे केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय सरकार के संबंध में कथनों पर विचार कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
ये सही हो गया। दूसरा कथन है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, तो ये गलत है। वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 36 है, ये गलत है। कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। एक नंबर कथन सही है, 1947 में जो है मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये सही है। 1947 में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, सही है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 36 बता रहे हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। तो श्वेत पत्र आधिकारिक दस्तावेज संबंधित है भारत से। श्वेत पत्र आधिकारिक दस्तावेज संबंधित है भारत से। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा? बात कह रहे हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 257 में ये बात बताई गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा। अनुच्छेद 257 में ये बात बताई गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जिससे उस संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 257 में। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर की। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। इन गोपाल स्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी केंद्रीय मंत्रालयों ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज में संयुक्त किए जाने चाहिए, ये बात बताई थी। तो हमको ये याद रखना है केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मंत्रिमंडल कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो सचिवालय का कार्य क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है मंत्रिमंडल के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल के लिए कार्य सूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, ये जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन, ये जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये जो है सचिवालय का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि बना है वो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति घाट, राजीव गांधी वीरभूमि, वीरभूमि और कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा की समाधि। कर्म भूमि में शंकर दयाल शर्मा की समाधि है, कर्म भूमि में, वीरभूमि में राजीव गांधी
शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू शांति घाट, जवाहरलाल नेहरू शांति घाट। तो नेहरू जी शांति घाट जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री विजय करेंगे, विजय घाट जाएंगे, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल जाएंगी, राजीव गांधी वीर भूमि जाएंगे राजीव गांधी जी, और शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि में जाएंगे। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे, और जो है लाल बहादुर शास्त्री ने ही भारत पाक युद्ध के समय 1965 में जो है राष्ट्रपति रहे। 1965 में 64 से 66 तक रहे, तो 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था भारत पाक युद्ध के समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत पाक युद्ध जब 1965 में हो रहा था तभी जो है लाल बहादुर शास्त्री ने वही जो है उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1952 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये सृजित किया गया, संसदीय सचिव का पद 1952 में सृजित किया गया। संसदीय सचिव एक उच्च रैंक का सरकारी पद है। संसदीय सचिव पद का सृजन हुआ है 1952 में। 1952 में संसदीय सचिव पद का सृजन हुआ है 1952 में।